हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का टॉपिक दूसरा, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। कल अपन ने रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा। आज हम रूस में समाजवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, 1914 से पहले रूस में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो सभी गैर कानूनी थी। शासकों, राजा जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक पार्टियों को अधिकार नहीं दिए थे। तो एक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 ईस्वी में जो मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादी लोग थे, उन्होंने रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी के नाम से अखबार भी निकलता था। ये पार्टी मजदूरों को संगठित करने का काम भी करती थी, साथ साथ में हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार जो रूसी किसान हैं वो समय समय पर वो जमीन बांटते थे, ये स्वाभाविक रूप से जो भावना थी वो समाजवादियों जो लोग हैं उन लोगों के समान थी। वह ये लोग मानते थे कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही महत्वपूर्ण क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे ही क्रांति का नेतृत्व करेंगे। वह रूस बाकी देशों के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ही जल्दी समाजवादी देश बन गया था। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी
काफ़ी एक्टिव हो गए थे। सन 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी या अपन कह सकते हैं समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का महत्वपूर्ण कार्य किसानों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करना। इस संघ की मांग थी कि सामंतों के अधिकार वाली जमीन तुरंत किसानों को दे दी जाए। किसानों के सवालों पर समाजवादी यहाँ सामाजिक लोकतांत्रिक जो खेमा समाजवादी क्रांतियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में कभी भी एकजुटता नहीं हो सकती, वे बटे हुए हैं। उसमें कुछ किसान गरीब हैं तो अमीर हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं तो कुछ पूंजीपति हैं जो नौकरों से खेती करवाते थे। आपसी मतभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। वह अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा या जो पार्टी है वो मानती थी कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो सके। अगला देखिए, उत्तल पुतल का समय व 1905 की क्रांति। तो देखिए, 1905 ईस्वी में रूस की शासन की बात करते हैं तो वहाँ निरंकुश राजशाही शासन था। निरंकुश राजशाही का अर्थ है राजा पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, या अपन कह सकते हैं बिना रोक टोक का शासन। तो देखिए, अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी में शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट व समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों व मजदूरों के मध्य काफी काम किया। उसके साथ जदीदियों का भी समर्थन मिला। जदीदी क्या है? तो जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय या एक्टिव मुस्लिम सुधारवादी समूह था। तो इस प्रकार
अपन कह सकते हैं कि 1905 की जो क्रांति है, उन क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि संविधान की रचना करना व राजा की जो स्थिति है उस स्थिति को कमज़ोर करना। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का जो साल बहुत ही बुरा रहा। जरूरी वस्तुओं की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक गिरावट आ गई। तो दोस्तों देखिए, वास्तविक वेतन क्या है? तो यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, उस वेतन को वास्तविक वेतन कहा जाता है। लेकिन वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ गई कि वास्तविक वेतन 20% कम हो गया। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि आई। वह सरकार का व फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ किया। सन 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यहाँ पर कह सकते हैं रूसी श्रमिक सभा की 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उसको नौकरी से हटा दिया गया। तो सभी मजदूर एक होकर के आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर ही सेंट पीटर्सबर्ग के कारखानों से 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर हड़ताल पर आ गए। व काम के जो घंटे हैं वो 8 घंटे निर्धारित करने, वेतन में वृद्धि व कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इस दौरान मजदूरों का जो ये संघ जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस है, वह जुलूस विंटर पैलेस जो जार का महल था उसके सामने जा पहुंचा। तो देखिए, उन मजदूरों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला बोल दिया गया। वह इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 से अधिक घायल हुए। ये घटना 22 जनवरी 1905 रविवार के दिन घटित हुई। इसी घटना को रूस में खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है, यहाँ याद किया जाता है। तो देखिए, 1905 की जो ये क्रांति है वो शुरुआत में घटना घटित हुई। इससे नागरिकों में जार के विरुद्ध और भी विद्रोह की भावना पैदा हुई। विद्यार्थियों ने भी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया
विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा वकील, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। तो इस प्रकार 1905 की ये घटना है वो रूस में तेजी से आग की तरह फैलने लगी। और ये घटना फैलने का मुख्य कारण खूनी रविवार जो 22 जनवरी 1905 की जो घटना हुई थी, इस घटना ने रूसवासियों को और भी अपने अधिकारों की ओर खींच ले गया। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता या संसद या अपन कह सकते हैं ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी। तो देखिए, क्रांति के कुछ समय फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन व फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। इन कमेटियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो देखिए, 1905 के बाद में ज़्यादातर कमेटियां व यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन सभी पार्टियों को शासक ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भी अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई थी। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 माह के अंदर ही बर्खास्त कर दिया। संपूर्ण सत्ता पुनः राजा अपने हाथों में ले लेते हैं। वह किसी तरह की जवाबदेही यहाँ अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। तो देखिए, जब ये 22 जनवरी 1905 की घटना घटित हुई, आंदोलन लोकप्रिय हो गया, तो जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा को संविधान या कानून बनाने की सहमति दे दी। लेकिन ये गतिविधियां मात्र 75 दिन व 3 महीनों तक ही रह सकी। उसके बाद में पुनः सारी शक्तियां राजा अपने हाथों में ले ली। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों को और क्रांतिकारियों को ड्यूमा से बर्खास्त कर दिया गया। तो देखिए, राजा ने जो तीसरी ड्यूमा का जो निर्माण किया गया, उस ड्यूमा के अंदर उदारवादी व क्रांतिकारी जो संगठन थे, उन संगठनों को बर्खास्त कर दिया। केवल रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। वह रूढ़िवादी राजनेता राजा के शासन में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, जो ये 1905 की घटना घटित हुई, वह रूस में एक नए परिवर्तन के लिए प्रेरणा साबित हुई। अंत में राजा ने भी
ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी। बाद में पुनः शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेते हैं। वह उदारवादी क्रांतिकारी इनको ड्यूमा से अलग कर देते हैं। ये सब तरीका जार निकोलस द्वितीय ने अपनाया। तो दोस्तों आज इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध व रूसी साम्राज्य। धन्यवाद।